सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम। पहले ईद मिलन फिर एहतजाज का चलन। एपीसी की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। गवर्नर पंजाब बने किसके लिए खतरा। नैब ने पकड़ ली तैयारी, ईद के बाद हलचल मचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब पता चला और मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क में फिर दो ईदें हो रही हैं और दुख की बात है कि इस दफ़ा तो बाकायदा रियासती सतह पर ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले पोपल ज़ई साहब ऐलान कर देते थे और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में ईद हो जाती थी और कुछ जगहों पर सरकारी तौर पर ऐलान होता था, मरकज़ी सूरत-ए-हाल कमेटी करती थी और फिर ईद होती थी। लेकिन इस दफ़ा यह हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पोपल ज़ई साहब की बात मानी और वहाँ से ये कहा जा रहा है, शौकत यूसुफ ज़ई साहब ये कह रहे हैं कि जनाब 100 से ज़्यादा शहादतें मिली थीं और हमने वज़ीर-ए-आज़म से पूछ कर ऐसा किया है। अब ये भी कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। लेकिन ये एक बड़ा मसला बन गया है कौम के लिए भी कि अब आइंदा क्या होगा। क्या अब इसी तरह से होता रहेगा, पोपल ज़ई साहब खैबर पख्तूनख्वा संभालेंगे और बाकी तमाम मुल्क जो है वो मरकज़ी सूरत-ए-हाल कमेटी का रहेगा। एक और अलमिया ये हो गया कि 28 रोज़े हो गए कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जिन्होंने मरकज़ी सूरत-ए-हाल कमेटी की बात मानकर रमज़ान मुबारक का आगाज़ किया था, तो अब जब अगर ईद वो करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत के साथ तो रोज़े 28 हो गए। अब ये एक अजीब मखमसा है, पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ, दुनिया कहीं से कहीं चली गई। हम ये मसाइल जो हैं इनको भी समेट नहीं पा रहे, ये भी नहीं हल कर पा रहे। और इस मसले में भी माशाल्लाह फवाद चौधरी साहब का भी बढ़ चढ़ कर हाथ है। जिस तरह उन्होंने यहाँ पर बीज बोया है इख्तलाफ का और मसाइल का, वो भी तारीख़ में उनका नाम भी याद रखा जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जनाब बाबर डोगर साहब और असद खरल साहब। असद खरल साहब, ये अब क्या होगा? ये 28 रोज़े हो गए, ये एक नई तरह डल गई है, एक नई तारीख़ रकम हो गई है, एक नई शर्मिंदगी है और ये फिर तहरीक इंसाफ के गले में जाएगी ये बात कि जनाब आपकी हुकूमत में ये हो गया था। और ये हर साल, अभी बड़ी ईद आनी है, ईद उल अज़हा आनी है, उसमें भी ये मसला रहेगा और उसमें भी अब यही होगा, खैबर पख्तूनख्वा में अलग होगी और पूरे पाकिस्तान में अलग। उसामा साहब, अगर तो पोपल ज़ई साहब की जो शहादतें हैं उसको ही एक्सेप्ट करना है, उनकी बात ही अथेंटिक है, सूरत-ए-हाल कमेटी जो है उसको हमने नहीं मानना, तो KPK की हुकूमत ने जो उनके शहादतों के ऊपर उनकी बुनियाद पर अगर ईद की है 28 रोज़ों के बावजूद की है, और पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली बार हुआ है कि मरकज़ में भी हुकूमत PTI की है और KP में, यानी एक ही हुकूमतें हैं दोनों, मरकज़ में भी सूबे में भी। और उन्होंने सूरत-ए-हाल जो सरकारी जो कमेटी है उसको बजाय उन्होंने एक गैर सरकारी ऐसा एक जो शख्स हैं या जो भी है उनकी बात को मानना है और हुकूमत ने उसको इंडोर्स किया, मरकज़ की जो सूबे में हुकूमत थी उसी पार्टी की। अब मुझे ये बताया कि जब पोपल ज़ई साहब ने चांद देखा था तो क्या PTI को, KPK की हुकूमत को फिर उसके मुताबिक ईद भी एक दिन पहले करनी चाहिए थी? जो आपने 28 रोज़ों की बात की है ना, कि उसको तो फिर 29 रोज़े होने चाहिए थे ना। KPK के 29 हो या 30 हो, 29 हो या 30 हो। दूसरी बात, एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो बार बार हम उठाते हैं, हर साल होता है, फवाद चौधरी साहब एक नया एडिशन आ गया ना इसमें, उन्होंने तो और धमाका खेज काम कर दिया। आगे आते हैं, 3 साल के कमरे कैलेंडर भी जारी कर दिया और तजर्बात और सारी चीज़ें। और कल भी उन्होंने कहा था कि चांद मुझे जो नज़र नहीं आया, और बार उसके बावजूद ईद भी हो गई। हुकूमत ने कर दी, वो PTI के फेडरल मिनिस्टर है और PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ईद कर दी है। अब पता नहीं वो किस हुकूमत है, वो PTI के काम किसी और के लिए कर रहे हैं, ये तो कल भी साबित हो गया। अहम चीज़ इसमें ये है, जो हम हर दफ़ा इख्तिलाफ एक तरीके से खत्म हो सकता है उसामा साहब, जी, इसका एक हल भी है ना। मस्जिद कासिम है और वो कहते हैं जी वहाँ पे जब चांद नजर आता है, जी, कोई ऐसा खास जगह है, जोन में आ जाती है नहीं, जोग्राफियाई लिहाज से किसी हवाले से भी, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा सऊदी अरब और कहते हैं पेशावर का वो जो इलाका है वो एक जगह पे चांद उनके बिल्कुल ऊपर ऐन खड़ा हो जाए। मरकज़ी सूरत-ए-हाल कमेटी वहां से भी शहादतें लेती है। अच्छा, मुझे सिर्फ उधर से उनको फोन आते हैं। अच्छा, मरकज़ी सूरत-ए-हाल कमेटी को एक दफ़ा तो कम अज़ कम हिफ्ज़ मा तक़द्दम वहाँ पे बिठा दिया जाए, जी, वहाँ पे बिठा दिया जाए
वहां पे बैठ जाए, आपके नजरिए वो बैठ जाए और वो कहे कि जनाब आपको जो पोपल जई साहब ये शहादत नजर आ रही है, चांद नजर आ रहा है, सारे लोग यहाँ पे हमारे बैठे हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं 100 शहादतें आ गई, उनको उन्होंने मान लिया। लेकिन तो क्यों ना वहां पे बिठा दे। ये एक मामला बड़ा खतरनाक है, इसका एक और पहलू, जिस तरह मॉब जस्टिस होता है ना, बाज़ लोगों को ये बात शायद बड़ी खटके या बुरी लगे, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बता रहा हूँ। जब रियासत होती है वहाँ पर इदारे बनाए जाते हैं और फिर उनको मानते हुए लोग चलते हैं। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो फैसला देना है सबने मानना है, कानून में लिख दिया गया है, हर कोई अपनी अदालत नहीं लगा सकता या मॉब जस्टिस नहीं कर सकता। आप समझे एक मोहल्ले में इकट्ठे हो, जनाब इसने हाँ ये चोरी किया, हम इसको सजा देते हैं। इसी तरह से अगर एक मरकजी लोहेतलाल कमेटी बन गई है, वो सही फैसला करे गलत करे, वो उसके ऊपर है, अल्लाह के यहाँ वो जवाबदेह होंगे। अब मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, कल को हर मस्जिद का जो इमाम है, हर मोहल्ले का कोई जो सरबराह है, वो अलग से देखकर कहे जी हमारे घर वालों ने शहादत देती है, हम इस तरह ईद करेंगे, ये मोहल्ला उस तरह करेगा, ये शहर उस तरह करेगा, ये सूबा उस तरह करेगा, ये इलाका उस तरह करेगा, तो ये तो क्योस है। और फिर इसी से सोच लेते हुए हर कोई बैठेगा और अपने फैसले खुद करने लग जाएगा। फिर थाने भी अपने बना लो, फिर अदालतें भी अपनी बना लो, फिर सब कुछ अपना बना लो, हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद अलग अलग बनानी है। तो और हो सकता है कि ये बेशक सही कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि जनाब इनकी शहादतें सही थी, लेकिन फिर इस तरह हर एक को इजाजत दे दे, हर कोई अपनी अपनी मस्जिद में ऐलान कर दे, हर कोई वहां पर बैठकर शुरू हो जाए कि जनाब ये हमने देख लिया है, तो ये रियासत के अंदर रियासतें बनती चली जाएंगी, हर कोई अपने फैसले करने लग जाएगा। सवा साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ। मरकज़ी ज़ोएते हलाल कमेटी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चांद देखना है। इस्लामी कैलेंडर जो है उसको चांद के मुताबिक इस्लामी कैलेंडर जो है उसको देखना है और ये बाइंडिंग है कि सारे सूबे जो हैं वो अल्टीमेटली मरकज़ी ज़ोएते हलाल कमेटी जो है उसको फॉलो करें। अब KPK जो है उन्होंने जो मुफ्ती पोपल जई साहब हैं उनको फॉलो किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वफाक से बगावत कर दी है, वफाकी जो अदारा है उसको मानने से इनकार कर दी है। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि कौम को तकसीम किया गया, ये नहीं होना चाहिए था। अब एक तरफ देखें, आप जो मर्जी कहें, फेडरल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो ये कह रहे हैं कि चांद जो है वो आज नज़र आएगा, वो भी कराची और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में। बड़ा स्पेसिफिक है, कराची और बलूचिस्तान के जो साहली इलाके हैं वहां पर चांद नजर और वो तो कह रहे हैं कि चांद नजर आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों आज की बात कर रहे हैं ना, वो आज की, कल तो वो कह रहे हैं कि इंसानी आंख से चांद नजर आ ही नहीं सकता था। और दूसरी तरफ पोपल जई जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब 100 बंदों की उनको शहादत मसूल हुई है कि 100 बंदों ने इस चांद को देखा है। वो फोन करते हैं, यहाँ पे लोग फोन करते हैं, मुझे आते हैं, कहते हैं जी मैं कुरान की कसम खा के तौबा तौबा कहता हूं कि मैंने चांद देख लिया, और वो कहते हैं अच्छा इसने चूंकि कुरान की कसम खा ली है, ठीक है, तुमने किस तरह देखा, इस तरह का था, ये था, और वो कहते हैं हाँ जी चूंकि इसने कह दिया है और हम इसकी शहादत को मान लेते हैं। होता है अब KPK अब इस तरह कोई भी आ जाएगा, कोई भी आकर कह दो कुरान की कसम उठा दे तो फिर उसकी शहादत माने। अब KPK की गवर्नमेंट जो थी उसके सामने दो चीजें थी। एक ये है कि उनका फेडरल मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि ये चांद आज नजर नहीं आ सकता। दूसरी तरफ पोपल जई साहब कह रहे हैं कि सोच आते आ गई हैं। अब ज़ोएते हलाल कमेटी जो है उन्होंने ना वो साइंस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं ना पोपल जई के साथ, उनका एक अपना सिस्टम है, वो उसके तहत उन्होंने आज कराची में बैठना है और उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है। तो असूली तौर पर KPK गवर्नमेंट को आज ज़ोएते हलाल कमेटी के डिसीजन का इंतज़ार करना चाहिए था, और जब तक उनका डिसीजन नहीं आता इनको ईद ऑफिशियली नहीं मनानी चाहिए थी। अब वो लोग जिन्होंने ज़ोएते हलाल कमेटी के ने जब चांद देखा और उसके मुताबिक रोज़ा रखा, पोपल जई के मुताबिक रोज़ा नहीं रखा, आप मुझे बताएं कि आज उन्होंने, वो तो सारे मकसद में है कि जी 28 रोज़ों की ईद कर लें, या जिन्होंने पोपल जई के कहने पे किया उनके तो 29 पूरे हो गए, बाकी जो 28 वाले हैं वो क्या करें? क्या आज वो ज़ोएते हलाल जिसके कहने पे उन्होंने रोज़ा रखा था अब उसी के कहने पे ईद करेंगे? इसका मतलब तो ये है कि पेशावर में भी आज ईद जो है डिवाइडेड होगी, एक ईद नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोग जो है उन्होंने ज़ोएते हलाल को फॉलो किया, किसी ने पोपल जई को फॉलो किया। तो ये खान साहब जो है इनको ये नोटिस लेना चाहिए था। एक तो ये कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है ना, इनका ऐसे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, इनको तो एक शटअप कॉल देनी चाहिए कि यार तू चुप करके अपना काम कर, जो तेरा काम है। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर जो है वो कहाँ पर? उन्होंने कभी किया है? उन्होंने कभी किया है? असद खरल साहब, जो उस शख्स के करने का काम है उस शख्स ने कभी किया है? फवाद चौधरी जब वज़ीर इत्तलात थे उन्होंने ये काम किया कभी, वजारत इत्तलात का? अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रहे हैं? उनका काम से लिया पहले उलमा को अपने खिलाफ करो, इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा, यानी उलमा को खिलाफ कर लिया, उनके खिलाफ ऐसी सी बातें करके
कि जी मौलवी कौन होते हैं, इन्होंने को मुल्क बनाया था, इन्होंने मुल्क के खिलाफ थे। यानी जहालत है कि इनको पता ही नहीं कि उलमाए दीन का, मुशाइख किराम का पाकिस्तान बनाने में कितना बड़ा किरदार है। इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए। और उसके बाद फिर सहाफ़ियों का भी जनाब खिलाफ कर लिया, जिस तरह आपने भी कल बात की थी। और जनाब सीनियर सहाफ़ी के बारे में इतने नाजेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, शर्म से सर झुक जाता है। हम टीवी पर नहीं बता सकते, महफिलों में ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ऐसा शख्स बता रहा है कि मुझे वज़ीर इत्तलात लगा के बहुत बड़ी इमरान खान ने गलती की थी और अब मुझे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा कर बहुत बड़ी गलती की है। यानी ऑपोजिशन को उसने खिलाफ, वो तो लगता है जैसे चाहते हैं कि किसी तरह ये हुकूमत गिरे। असद खान साहब वो तो खुद मुझे लगता है मिले हुए हैं उसामा साहब, एक्शन है ना, एक्शन जो है उनके वो बता रहे हैं जिस तरह मैं कि वो उनके जो एक्ट्स हैं वो इस तरह साबित कर रहे हैं जिस तरह कोई बदला चुन चुन के ले रहे हैं खान साहब से, चुन चुन के जिस तरह बदले लेता है ना बंदा। जब उनको वजारत इत्तलात व नशरियात का वजीर बनाया तो जाहिर बात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया था। उस वक्त तो कोई इख्तलाफ भी नहीं था। उस वक्त से जब भी उन्होंने चार्ज संभाला तो पहले आते ही उन्होंने मीडिया के खिलाफ दशनाम तराजी शुरू कर दी, एंकर्स के खिलाफ दशनाम तराजी शुरू कर दी, साफियों के खिलाफ एक महाजराई शुरू कर दी। यानी बिटवीन गवर्नमेंट और मीडिया उन्होंने बाकायदा एक जिस तरह होता है ना कि कंपेन लॉन्च कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि मीडिया को लिफाफे दिए जाए, मीडिया को ब्राइब किया जाए, मीडिया को एडवर्टीजमेंट दी जाए बतौर ब्राइब, इस चीज के हम बिल्कुल हक में नहीं है। लेकिन उसके खिलाफ कैंपेन तो ना चला देना। लेकिन उन्होंने बाकायदा आप एंकर्स को तनख्वाह इतनी क्यों दे रहे हैं? अच्छा, क्या ये मीडिया के एंकर्स की, जो मीडिया हाउसेस के एंकर की तनख्वाहें हैं वो फवाद चौधरी से एज ए मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से पूछ के डिसाइड करनी चाहिए थी अदारों को? यानी इसका मतलब तो ये है कि ये कोई और ही खेल खेल रहे थे। यानी एंकर्स को ये कंट्रोल करना चाह रहे थे क्या? मैं मजीद की सुन। अब तीन चीजें हैं। रूते हलाल कमेटी वफाकी हुकूमत की है, फेडरल गवर्नमेंट बनाई है। फेडरल गवर्नमेंट किसकी है? पीटीआई की है। पीटीआई की है, जो वजीर आज़म इमरान खान साहब है, सरबराह भी हैं पार्टी के। पीटीआई की हुकूमत है केपीके में। केपीके की हुकूमत अभी जिस तरह आप कह रहे थे कि वो कह रही है हमने वज़ीर आज़म से पूछा है। मुझे ये बताएं कि जो आपने फेडरल गवर्नमेंट के इदारे को ही अगर उसको ऑनरशिप नहीं दे रही पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब उसको डिसऑन कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को गो हेड दे रहे हैं कि आप करें। मतलब आप जो आपने 1.5 इंच की मस्जिद की बात बताई थी ना, यानी इस वक्त फवाद चौधरी साहब एक जगह पे वो 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं अपने तौर पे ही। वज़ीर मजहबी अमूर बिल्कुल खामोश है। इमरान खान साहब जो है पॉपुलर जई साहब को इंडोर्स कर रहे हैं, केपी के गवर्नमेंट को, और जो रूते लाल कमेटी को उन्होंने डिसफंक्शनल अमल कर दिया। पॉपुलर जई की कमेटी जो है एक जो भी उसकी कानूनी हैसियत तो नहीं उस तरह बनती। जी। आप जो कह रहे हैं 1.5 इंच की मस्जिद, मुझे ये बताएं पंजाब में अगर कोई देख ले 100 शाते आ जाए तो क्या पंजाब हुकूमत जो है ये कर दे? इस तरह जो है बलूचिस्तान वाले 100 शाते ले हैं, मैं कहता हूं मोहल्ला सर शहर कराची अलग करे, हैदराबाद अलग करे, सखर अलग करे, इसका कोयटा अलग करे, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी अलग करे। कसूरवार है पीटीआई की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इक्वल रिस्पांसिबल है, क्योंकि कमेटी अगर जो एक गैर कानूनी काम होता है उसको सरकारी एंडोर्समेंट देके आप तो गलत काम को एक प्रभाव। मेरा ख्याल है कि कल जो केपीके के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनकी जो स्टेटमेंट आई थी कि जी पॉपुलर जई साहब जो है उनको रोते हलाल कमेटी का हेड होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं को फॉलो किया, उनके मुताबिक ईद मनाई। तो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट में अब आने वाले दिनों में रोते हलाल कमेटी जो मौजूद है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और नई रोते हलाल कमेटी बनाई जाएगी, और हो सकता है कि उसके हेड पॉपुलर जई हों। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो रोते हलाल कमेटी है सर उस पर एक और आप देखिएगा ये आने वाले दिनों में ये खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पे एक नई कमेटी आ जाएगी। सर उसूली तौर पे तो खत्म हो गई। मैं आपसे एग्री करता हूं अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस फॉर्मली ऐलान होना है, फार्मी मुनीब साहब का ऐलान होना है, उनकी जगह पे रिप्लेस करना है। पॉपुलर जई साहब ने वैसे कर लिया है, अमलन उन्होंने चार्ज ले लिया है अनऑफिशियली। बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इस मुल्क में अगर आप इस तरह की चीजों को छेड़ेंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और ये जिस तरह बाबर साहब ने कहा, चौधरी साहब ने बनाया जो अगर ये इसको मुर्कज़ी लाल कमेटी को छेड़ा गया और पॉपुलर तो एक और भी बन जाएगा, कोई एक नया पॉपुलर आ जाएगा जो एक और मस्जिद से बैठकर कहीं से लोगों की शादी लेकर इनके खिलाफ भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा ना। अच्छा, ये हो सकता है। अगली खबर पर अगर पॉपुलर जई के प्रेशर में गवर्नमेंट आ गई और उसके कहने पे ईद मनाई जा रही है, अगर की बात तो खत्म होगी तो आगे ये प्रेशर में आ गई ना, तो सर तो कल एक नया प्रेशर ग्रुप आ जाएगा। वो ये बात रियासत की अमलदारी, फिर हम एक फैसला नहीं कर सकते, कहीं तो जाकर हमें कोई इदारे बनने देने हैं। कब तक ये मुल्क इस तरह चलता रहेगा, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इदारों की अगर बात करें
तो इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं, हुकूमत साजी भी एक बड़ा मुश्किल अमल है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। बाबर डोगर साहब वो कभी हम उधर से, अब मसला यह है कि इस मामले में फवाद चौधरी साहब का मुदखल था, हम उधर आ जाते हैं, फिर फवाद चौधरी पर जाते हैं, फिर इस पर चाहते हैं। अब सिर्फ स्पेसिफिक अगर फवाद चौधरी साहब की बात करें, कल आपने बहुत बड़ी और बड़ी अहम बात कही थी कि किस तरह से इन्होंने अपने सारे रिश्तेदार भाई वगैरह हम पोस्टों पर लगवाए। अब ये जरताज गुल तो बेचारी गई पकड़ी, लेकिन फवाद चौधरी को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरह लगवाने हैं। उसने कोई रिटर्न नहीं लिख कर दिया और जाकर अपना भाई लगवा लिया, जो इस काबिल भी नहीं है कि उनको लगाया जाए। और एडिशनल की सतह पर उनकी स्टैंडिंग ही मुझे लगता है इतनी नहीं है, या उनकी कोई वकालत नहीं थी, वो इतने काबिल वकील हैं और दीगर लोग भी, उनको लगवा लिया। यानी ये किस तरह फ़ायदे भी उठाते हैं और पीठ में छुरा नहीं, पूरी तलवार घोंपते हैं तहरीक इंसाफ के जहां पर जाएं। उसामा साहब, सबसे पहले तो फवाद चौधरी की पीटीआई के साथ कोई लॉयल्टी है ही नहीं है। इन्होंने ना ये उनके साथ नज़रियाती तौर पर सिंक है, ना इनका कोई उनसे लेना देना है, ना इन्होंने कोई उनके लिए कोई स्ट्रगल की। ये मुझे पता है कि इनका पहला जो ऑफिस था फजलुद्दीन लाहौर जो है स्टेट बैंक के साथ, जो वहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस बनाया था। ये सबसे पहले ये परवेज़ मुशर्रफ के स्पोक्समैन बने। उससे पहले ये इनके जो चचा चीफ जस्टिस थे, तो उस वक़्त ये वकालत किया करते थे। उस वक़्त हामिद खान था जो पीटीआई के, उन्होंने कहा कि ये कत्लों के भी पैसे पकड़ते थे उस वक्त। और जब इनके चचा चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस लाहौर, और उनके नाम पर ये पैसे बनाते थे। बिल्कुल, ये हामिद खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड का है, ये ऑन रिकॉर्ड का है। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, हामिद खान ग्रुप है लॉयर्स का, एक बहुत बड़े वकील हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने ये इन पे इल्जाम लगाया। वैसे उसामा साहब, इनके प्रोफाइल में कोई बड़ा केस, को फवाद चौधरी साहब ने कोई बड़ा केस किया हो? सर, कत्लों के पैसे पकड़ते रहे हैं। उसके बाद आ जाए, ये बाद में मुशर्रफ के स्पोक्समैन रहे। मुशर्रफ के स्पोक्समैन रहे, ये अनइलेक्टेड थे, कभी उस दौर में इलेक्ट नहीं हुए। फिर ये काफ लीग के चौधरियों के भी तलवे चाटते रहे। उसके बाद ये जरदारी साहब के तलवे चाटते रहे। उस वक्त भी ये इनको बड़ी तकलीफ है ना, जो लोग हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। ये जो एडवाइजर्स हैं, ये जो पार्लियामेंट, ये जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, इनकी बड़ी तकलीफ है ना। ये खुद 5 साल पीपल्स पार्टी के एडवाइजर रहे हैं, 5 साल अनइलेक्टेड थे और स्पोक्समैन बने हुए थे पीपल्स पार्टी के। सही। उसके बाद 5 साल तो 13 तक ये उनके साथ रहे। उसके बाद फिर ये जर्नलिज्म में भी रहे और ये अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद जर्नलिस्ट जिसके साथ ये उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया। फिर पार्टी के खिलाफ इनकी जो जुबान है वो चेक कर लें, जरदारी साहब थाली में खाया उसी में छेद किया। ये इनकी रिवायत है, ये इनकी हिस्ट्री है कि जब भी जिस थाली में इन्होंने खाया उसी में छेद किया। जर्नलिस्टों के साथ रहे तो जर्नलिज्म का बेड़ा गर्क किया, मीडिया का बेड़ा गर्क किया, फिर पार्टी का बेड़ा गर्क किया, मुशर्रफ साहब का बेड़ा गर्क किया, और अब सर्विंग मिनिस्टर के होते हुए पीटीआई का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इमरान खान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और ये इनकी फितरत भी है और ये इनका एजेंडा भी है। ये और नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो फिर गलती फिर इमरान खान की है ना, सारी बात है। फिर वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को पहचानते नहीं। डोगर साहब ने, यानी अगर आप बुकिया को, आपको पता है एक बुकिया है, एक मैच फिक्सर है, एक 2 नंबर बंदा है, आप उसको अपनी टीम में रख रहे हैं, तो फिर तो आपकी कप्तान की गलती है, कैसे शख्स को रख रहे हैं। जितना बड़ा घाट का पानी पीता है, ट्रेडिशनल जितने गिनवाए हैं डोगर साहब ने, मेरे ख्याल ये प्रोफाइल जो है जी, ये तो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है। और रिकॉर्ड किया था, इससे छोटा जलसा तो तहरीक इंसाफ का हो नहीं, वो तो इमरान खान तहरीक इंसाफ की एक वेव चली, उसमें इनको वोट डाल गया। मेरा ख्याल आप अगली जो चीजें इन्होंने अपॉइंटमेंट की बात की है ना, मैं एक और बात बताऊं, जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, इनका जो एक एम था कि मैंने पीटीवी पे कब्जा करना है, क्यों, और उसके बाद जो सारे मामला करने हैं, पैमरा के ऊपर मैंने कब्जा करना है, एपीपी रेडियो उनके ऊपर मैंने टेक ओवर करने हैं। जबकि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था, अरशद खान वो खुद लेके आए थे, वो चाहते थे कि पीटीवी के अंदर रिफॉर्म्स आएँ। उन्होंने, आपको पता, पीटीवी तो एक इदारा, स्टेट इंस्टीट्यूशन, अपनी मिनिस्ट्री के नीचे, मिनिस्टर वहां पे एंटर नहीं हो सकता था। हड़तालें हो गई, यानी यूनियन को बकायदा बैक किया, पीटीवी को, इदारे को तबाह करने के लिए। अभी आईएसपीआर के खिलाफ हो गए कि आईएसपीआर जवाब करता है, सारी आज बीबीसी ने अगर खबर गलत छापी है, झूठी, और उनका काम ही है पाकिस्तान को बदनाम करना कि जनाब वहां पर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हुई हैं कहीं नॉर्थ ईस्ट में। उन लोगों को पता क्या है कि जिन्होंने जाकर जाने दी, जो वहां पर अमन लेकर आए, जाके जनाब टके टके के लोग हैं, वहां पर जाकर बात कर लेते हैं और बैठकर खुद से बना लेते हैं। अगर कोई बंदा जाकर रिपोर्ट बना लेता है, आईएसपीआर का जवाब लेता है, ये भी आईएसपीआर के खिलाफ बोल रहे हैं। मुझे जनाब ये बताया, उसामा साहब कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, हर वो काम वो करेंगे जो उनका नहीं होगा।
हर वो काम वो करेंगे जो उनका नहीं होगा और जो उनका अपना काम होगा वो उन्हें नहीं करना। ये बताइए अब मुझे ये ऐसा बताएं है क्या कि इमरान जो खान साहब हर आज कोई को अपने साथ रखता अभी है? रिसेंटली वो सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब एक चैनल के मालिक थे और कुछ लोगों को ले गए, पीटीवी के कुछ लोग थे, फिर जो एटीवी और A+ वाला सारा मामला था वो वहाँ पे बकायदा कल्चरल जो आपको पता है ना बाहर पूरा एक टूर और डोगर साहब को अगर याद हो जब मिनिस्टर थे गेम डाली गई। उसके बाद उस चैनल को जो बकायदा बिडिंग के जरिए दिया गया था, उस चैनल के अंदर अपना जो भाई और अपने जो लोग हैं उनके अपनी मर्जी के वो घुमरो पता नहीं को और उनको इस तरह के बिठाया गया उनको लोगों को उनको बिठा के उसकी बिड भी नहीं हुई अभी 10 करोड़ रुपया पता नहीं कितना लॉस हो चुका है। फिर वहां पे बाहर वो लेके गए मालकान के साथ, यानी कितना क्लिप्ट है कि यानी पीटीवी के ऊपर डाका मारने के लिए तमाम उनके राइट्स वगैरह एक निजी चैनल को देने के लिए सऊदी अरब ले गए, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस किया, अपने ऑफिस का इन्फ्लुएंस किया, वहां पे टेक ओवर करवा दिया, ठेका नहीं हुआ, गवर्नमेंट को लॉस हुआ। अब ये सारे मामला वो चाहते थे उनकी मर्जी क्यों। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की असेंबली में, उन्होंने कहा ये आम बंदों की समझ आती है, ले मैन जो है ना, हम जो देहात में या आम लोग वो समझ आ जाते। उन्होंने कहा कि इनको लहरें गिनने पे लगा दिया जाए, वहां पे भी अपना काम निकाल लेंगे। यानी ये मतलब इसका उर्फे आम में जो हम जाते हैं बीट में, फील्ड में, ब्यूरोक्रेसी में, दफातर में, इसका मतलब ये होता है कि करप्ट आदमी जो होता है ना, इसका जो आम फैम में जो मतलब लिया जाता है, जो करप्ट आदमी है उसको आप लुक्रेटिव पोस्ट से हट के कोई भी गुड्डे लाइन लगा दें, सुन ले इसकी आप आम गुड्डे लाइन लगा दें, यानी उसको दरिया की लहरों पे गिनने पे भी लगा दें, उसकी ड्यूटी लगा दें, तो पता किस तरह निकालेगा। वो जहाज आ रहा है, कश्ती आ रही है, उसका रुको रुको, हालांकि उसको इसलिए लगाया गया है कि उसको पैसे बनाने की अब सीट नहीं है, यहाँ पे बना नहीं सकता। सही है। वो कहेगा रुक जाओ, वो कह रहे मैं लहरें काउंट कर रहा था, आपके आने की वजह से लहरें आगे डिस्टर्ब हो गई हैं, लिहाजा इतने पैसे निकाले। मामला इसका जो वन लाइनर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके मुंह के ऊपर और उसको उन्होंने रिबट नहीं किया, एक दफा कल आपने बहुत बड़ी खबर दी थी, वो भी रिपीट कर दें जरा। क्या का रिश्तेदार हमें तो पता ही नहीं कितने कितने हैं, छोटी सी उनका बता दे रहा ताकि पता लग जाए, इमरान खान को भी इल्म में आ जाए कि कितने बंदे इस शख्स ने लगवाए हैं और इमरान खान ने क्यों इस बंदे को साथ रखा। ये एक सेकंड इजाजत के साथ डॉक्टर साहब, जो उन्होंने पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर हाउस के ऊपर बकायदा लाइव कवरेज आ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी तरफ मुंह करके बात करके इशारा करके ये बात की, उन्होंने डिनाई नहीं किया, क्योंकि कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, और चोर मचाए शोर हो सकता था। पहले वो बड़े अग्रेसिव होते थे, ख्वाजा आसिफ मतलब काने को कान खड़के, ख्वाजा आसिफ की आवाज पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो ख्वाजा साहब ने कोई पकियां रिपोर्टा ने। अच्छा चले, फवाद चौधरी के हवाले से बाबर डोगर साहब, एक तो कहां जो पता ही है उनका बता दें, और क्यों साथ रखा हुआ है, क्या इनके पास ऐसा कोई चिराग है कि हर हुकूमत की, हर शख्स की मजबूरी बन जाते हैं, चापलूसी होती है, खुशामद होती है, क्या ट्रिक होता है कि ऐसे लोग हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं? उसामा साहब, यही तो इनके में खूबी है कि ये मीडिया वालों के साथ में भी हो जाते हैं, ये चापलूसी है और क्या है। चापलूसी एक हद से ज़्यादा चापलूसी करें और उसके बाद फिर आप अपनी जगह बना लें, और बाद में जगह ऐसी बनाएं कि जब दिल करे उसकी कमर में खंजर खोंपें और आगे निकल जाएं, जिस तरह से इन्होंने हमेशा माजी में किया है। अब देखें कि ये वाहिद बंदे थे कि जिन्होंने सरताज गुल को उनकी बहन की अपॉइंटमेंट पे जो लेटर लिखा था उस पर उन्होंने कहा जिसने कोई गलत नहीं किया, ठीक किया है, बीइंग मिनिस्टर उसको ये करना चाहिए था। और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने पूरा टब्बर जो है लॉ ऑफिसर भर्ती करवाया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। इनके भाई जो फैसल चौधरी हैं वो आपको पता है एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। नहीं, वो उनकी अहलियत है? बिल्कुल अहलियत नहीं है। उसके बाद उनकी साली हैं वो लॉ ऑफिसर हैं। उसके बाद उनके जो कैंपेन के इंचार्ज थे शबीर अबान साहब वो वहाँ पर हैं। उसके बाद उनकी अमरीन है एडवोकेट हैं जो इनके साथ चैम्बर में काम करती थी। हर वो बंदा जो इनके साथ रिलेटेड था इन्होंने उसको वहाँ पर अकोमोडेट करवा दिया है और कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी जो अपॉइंटमेंट है उसकी मेरिट हुई है और पूरे लाहौर हाई कोर्ट को पता है कि ये सारी फवाद चौधरी के कहने पे हुई है और गलत हुई है अपॉइंटमेंट। तो कोई कुछ कहता नहीं, ये सब मीडिया में आए और एक ये तो नईमुल हक साहब जो है उनको देखना चाहिए
ये इमरान खान साहब को देखना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब को देखना चाहिए कि किस तरह से एक बंदा अपनी मर्जी की तैनातियां करवा रहा है। तो डॉक्टर साहब बुज़दार साहब अगर फवाद चौधरी से कहने पे अगर नॉन एलिजिबल जो लोग हैं उनको गैर मुस्तहिक लोगों को लगा रहे हैं तो वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। नहीं तो अब हम भी बता रहे हैं ना, अब मुझे बताएं इसका शहबाज गिल के पास क्या जवाब है। बुज़दार साहब तो चूंकि वो रोजा रखा हुआ उन्होंने चुप का, वो मेरा ख्याल है ईद के बाद भी नहीं तोड़ेंगे, तो वो तो कुछ नहीं करते। शहबाज गिल साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, उनको नहीं इस चीज़ का नोटिस नहीं कि फवाद चौधरी उन्होंने तो ना सारा खानदान भर्ती कराया हुआ है और एक ही जगह पर करा दिया है। कमाल है, एक ही जगह पर, वो इतने दलेर है कि बाकी जगहों पर पता नहीं किस किस को करवाया होगा। पीटीवी का तो पता ही नहीं है, पीटीवी का या बीइंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन्होंने क्या गुल खिलाया। और अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ा वहाँ पे क्या क्या उन्होंने इजादात की हैं या वहाँ पे क्या कारनामे हाय सर अंजाम दिए हैं, वो भी अभी आने वाले दिनों में आएंगे खाते। और अभी तो और सर बमबारी कर रहे हैं इनके हालात ये हैं उसामा साहब, जी जी, इनकी लैंग्वेज चेक करें, जो एक सीनियर एंकर के हवाले से ये क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक घटियापन की इंतहा है। वो खुद भी एंकर रहे हैं, यानी खुद भी एंकर, वैसे तो वो हर फन मौला होता है ना, यानी वो एंकर भी हैं, वो वकील भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, यानी मिनिस्टर भी हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, अपोजिशन भी हैं, तर्जमान भी हैं और हर हुकूमत के, यानी काफ लीग के, यानी मुशर्रफ के, यानी आर्मी के हवाले से देख लिया जाए, काफ लीग की हुकूमत है उसके हवाले से देख लिया जाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी उनकी मेरा ख्याल रिकॉर्ड है तारीख में अनइलेक्टेड जो अगर किसी के मशीर होंगे। ब्रेक का वक्त हो गया है, एक जुमला बाबर साहब का वक्त है। चले अब कैमरा ही मुझ पर आ गया, मुझे लगता है ब्रेक ही लेनी चाहिए क्योंकि टाइम ओवर हो गया तो प्रोड्यूसर फिर नाराज़ हो गए। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि क्या ऐसे शख्स को काबीना का हिस्सा रहना चाहिए। अब अगर रद्दबदल होनी है तो कम से कम इमरान खान साहब को इस पर सोचना ज़रूर चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो इस पर सोचेंगे। ब्रेक के बाद में अब पता चला। अब पता चला। ईद के फौरन बाद ये कहें कि घुमसान का रन पड़ने वाला है तो शायद गलत ना हो। हर कोई अपनी दौड़ लगाने वाला है। बिलावल भुट्टो ने तो बाकायदा इजहार कर दिया है इस ख्वाहिश का कि ईद के फौरन बाद वो हुकूमत को गिराने के लिए एक तहरीक चलाने वाले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी भाग रहे हैं, उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर से याद आ रहे हैं कि APC बुलाएं जनाब, मौलाना साहब APC बुलाएं, हमसे बड़ी गलती होती रही, पहले आप हमें कहते रहे, हम थोड़ी आएँ बाएँ शाएँ करते रहे क्योंकि हमारा नज़रिया उस वक्त शहबाज शरीफ वाला था, अब फिर हम नवाज शरीफ वाला नज़रिया लेकर आए हैं, हमने हुकूमत गिरा देनी है। आप सही कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए जब तक इसमें मौलाना फजलुर रहमान ना हो, तो आप सही थे, आप बिल्कुल ठीक थे, अब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी भी अब मौलाना साहब के पीछे पीछे कह रही है आप बुलाएं जी APC, और मौलाना साहब को तो शौक है ज़ाहिर है कि उनको आगे लगाया जाएगा तो वो कहेंगे कि हाँ जी ठीक है, शायद हुकूमत गिर जाए या कुछ हो जाए। अकेले पता नहीं उनमें इतना दम था या नहीं था, वरना तो उनके पास मदारिस के बहुत ज़्यादा तलबा हैं और उनके साथ वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन अगर इतना कुछ कर सकते होते तो फिर ये स्टेप क्यों नहीं ले लिया उन्होंने। पहले जलसे सबसे ज़्यादा कर रहे थे, एक्टिव थे, मुसलसल जलसे कर रहे थे, लेकिन अकेले मौलाना साहब से कोई बात बन नहीं पा रही थी। अब जनाब तमाम दीगर जमातें उनके साथ हैं और हुकूमत गिराने की भरपूर ईद के बाद कोशिश होने वाली है। तो जनाब असद खरल साहब, तो हुकूमत गिर जाएगी, ये ऑपोजिशन बड़ी तगड़ी है। मुझे वो नारा याद आ रहा है बार बार, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। मियां साहब ने कहा चुप कर जाओ, पहले भी मेरे नाल यही कीता है, पहले भी यही हुआ है, फिर मैं पीछे देखता हूँ होता कोई भी नहीं। अच्छा, कदम बढ़ाओ आसिफ जरदारी हम तुम्हारे साथ हैं, एक जरदारी सब पे पारी। अब सूरत हाल ये हो गई है कि बिलावल भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ख्वाहिश, अच्छा, हर ख्वाहिश जो कहते हैं ना, ख्वाहिश उसकी है। ईद के बाद तहरीक की ख्वाहिश का इजहार किया है। अच्छा। अब्बासी साहब ने तो ख्वाहिश भी नहीं की ना, उन्होंने कहा हम फजलुर रहमान साहब से रब्ता कर रहे हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे वो लग गए और वो कहे कदम बढ़ाओ मौलाना साहब हम तुम्हारे साथ हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत फिर ख़राब हुई है और उनको सांस का कोई मसला हुआ था, फिर उन्होंने कुछ स्प्रे वगैरह लिया है, उन्होंने कहा जेल के दरवाजे खोल दो। डॉक्टर अदनान ने भी कहा है, मरीम साहब ने कहा जी मुझे मिलने की इजाज़त नहीं मिली। अब वो जुमेरात के अलावा नहीं दे रहे, वो 24 घंटे इजाज़त चाहते हैं, वो भी एक मसला है। मैं ये सिर्फ ये बैकग्राउंड इसलिए मैंने अर्ज कर दिया कि वो उसका तहरीक के लिए बड़ा सीरियसली जा सकते हैं। उसका जो मसला है ना, उसका मसला ये है कि मियाँ साहब ने ईद गुजारनी है बाहर जेल के, वो तो मसला सीधा सीधा है ना।
वो अच्छे इन्वायरमेंट में, मजीद अच्छे तो इन्वायरमेंट जेल पे भी हमला कर सकते हैं, इनके पास इतनी स्ट्रीट या पावर है, दोनों इतने ज्यादा सूरतों लोग में आप इकट्ठे इस तरीके से करें कर लेंगे और या जेल तो पर हमला कर दें। इस तरह नहीं, हमलावर नहीं, इन्वायरमेंट इस तरह के कि वो ईद में सारा चूंकि जो सिलसिला है रवायती जो ट्रेडिशनल, पहले तो वैसे बाहर करते थे, ये तो इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान के दावेदार नवाज शरीफ साहब को जिला वतनी के बाद जब से वो पाकिस्तान आए थे वो कभी पाकिस्तान में ईद मनाना मुनासिब नहीं समझते थे। फैमिली मेड इन पाकिस्तान थे, सारा खानदान बाहर। अच्छा अब चूंकि खानदान तो अभी भी उनका बाहर है, मेजोरिटी खानदान तो उनका बाहर है, दो उनके माशाल्लाह साहबजादे बाहर हैं, उनके बरादरे खुर्द बाहर हैं, उनके भतीजे जो भतीजा बाहर है, उनकी बेटियां माशाल्लाह बाहर हैं, उनकी शायद अहलिया भी बाहर हैं और उनकी जो बहू हैं वो भी बाहर हैं। तो अक्सर सिवाय मरियम साहिबा और वालदा साहिबा के ज्यादा तो बाहर हैं उनकी, लेकिन पहले वो बाहर प्रेफर करते थे ईद मनाना। अब चूंकि मजबूरी में फंस गए हैं तो लाजा वो स्प्रे वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुश्किल हो गया ना, अच्छा, ईद के बाद जो तहरीक है, अब ईद तो खैर ईद तो कल ईद है, ईद तो अब जेल अभी में भी गुजारेंगे। 2-4 ट्वीट आ जाएंगे नहीं, डॉक्टर सर, साहब, आपको कल इन्होंने कल बात ये आए, हुकूमत कल गिरी ये सर, कोशिश कर रहे हैं सर, समा साहब आते के PMLN के वर्कर्स को इकट्ठा करें और एहतजाजन जेल के बाहर वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाए। अच्छा। तो उसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो हम शो ऑफ स्ट्रेंथ करें वहाँ पर। तो अब देखिए कि सुबह क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, वो दिखाने के लिए किसी 8 बजे अच्छा, इसका मतलब मैं समझ आ गई। 8 बजे समझ आ इन्होंने गया। वर्कर्स को एक कॉल सेकंड। दी है कोट लखपत जेल के बाहर कि वो वहाँ पर इकट्ठे हों और वहाँ पर हम ईद की नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात जो है, जो अहम चीज़, सबसे अहम चीज़ है, बिलावल साहब जो इतने पैनिक हुए हुए हैं उसकी वजह ये है कि जरदारी साहब की 10 तारीख पड़ गई है और लग ये रहा है कि अब दिन ज़्यादा देर टपेंगे नहीं और जरदारी साहब जो है वो किसी भी टाइम, क्योंकि चेयरमैन नैब जो है उन्होंने उनके अरेस्ट वारंट निकाल दिए हैं, कोर्ट पे प्रेशर आ गया है और मुझे लग रहा है कि अगर नैब नीयतन उनका केस प्लीड करती है तो मेरा ख्याल है कि उनकी अरेस्ट किसी भी टाइम ईद के बाद हो सकती है, मे बी 10 को और मे बी उससे अगली पेशी को। लेकिन मुझे लग रहा है कि जून जो है वो जरदारी साहब पे भारी जाएगा और उनकी अरेस्ट हो सकती है और इस चीज़ का बिलावल साहब को भी पता है और जरदारी साहब को भी पता है, इसीलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं कि ईद के बाद कैंपेन जो है कामयाब वो होंगे। तेज की जाए। सवाल बड़ा है, बड़ा दूसरा अहम सवाल, सवाल सर, दूसरी अहम चीज, हुकूमत रहेगी या ये गिरा देंगे? PMLN से हमजा शहबाज शरीफ जो हैं इनको भी जून भारी, इनका भी जून भारी है। चलो ये मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। कल जो प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट की कल, उसमें जज साहब का मूड बड़ा क्लियर था। उन्होंने नैब को अच्छी खासी डांट पिलाई कि वो फैक्ट्स के साथ नहीं आए, उनके पास अपडेटेड चीज़ें नहीं थीं और मेरा ख्याल है कि अगली 1-2 पेशियों में हमजा साहब जो है ना, अब ये इन्होंने कहा है कि जी मेरा वकील नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, लेकिन जज साहब जो हैं वो अब इनको ज़्यादा टाइम देने के मूड में नहीं है। तो मुझे लग रहा है 1 या 2, क्योंकि कल जज साहब ने कमेंट्स में ये भी कहा कि मेरे नज़दीक तो हमजा की जो बेल थी वो पहले कैंसिल हो जानी चाहिए थी, ये इतनी लंबी कहाँ क्यों गई। तो लग रहा है कि आइंदा 1-2 पेशियों में हमजा साहब जो है ना इससे तो फिर कैंपेन असद खरल साहब मजबूत होनी चाहिए कि हमजा भी पकड़ा जा सकते हैं, हमजा भी हो सकता है बिहाइंड बार्स हो जाए, जेल में हो, जरदारी साहब भी, फिर तो मंतक बनती है, फिर तो भरपूर तरीके से मोबिलाइज करना होगा लोगों को। आप कह रहे हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, अब उसामा साहब मुझे ये बताएं कि हमजा साहब गिरफ्तारी उनकी जो डिले हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रोज़ों में आप मुझे गिरफ्तार ना करें। पहले मेरे सवाल का जवाब, रोज़ों के नहीं, बाद पहले मेरे सवाल का, क्या हुकूमत को गिराने के काबिल ये हो जाएंगे ऑपोजिशन वाले सारे स्ट्रीट पावर? आप अगली एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते, मैं उससे पहले की बात, क्या तहरीक चलाने के काबिल हो जाएंगे जी? मेरा सवाल ये है, इसमें एक आप हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं, मैं क्या तहरीक चलाने के? हमजा आप क्या कहेंगे जी बाबर साहब? एक मिनट, PTI ने जब वहाँ पर धरना दिया था तो उस समय जो मेन फोर्स थी जो लोग इकट्ठे किए थे वो तो मिनहाजुल कुरान ने किए थे, जिन्होंने मुस्तकिल धरना वहाँ पर दिया। PTI के सपोर्टर्स जरूर वहाँ पर इकट्ठे होते थे, लेकिन वो आप देखें कि शाम के टाइम आते थे, वहाँ पर इकट्ठे होते थे। साहब मौलाना फजलुर रहमान को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मौलाना साहब असल अगर ये तहरीक बनती है या ये लोग इकट्ठा करने की पोजीशन में होते हैं तो लोग सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से चाहते हैं, मौलाना ये तो बस तकारीर करेंगे। मौलाना साहब तो पहले दिन से चाहते हैं, क्यों नहीं आ जाते?
वो तो पहले दिन से कहते हैं पार्लियामेंट ही नहीं है। साहब पहले दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं इकट्ठी हो रही थी तो मौला साहब क्या करते? धरना तो असल में उन्होंने नहीं रहे थे, कराची जाते थे, इस्लामाबाद जरदारी साहब से मिलते थे, फिर भाग के लाहौर में आते थे। सपोर्ट चाहिए नवाज शरीफ साहब। अगर तो आप एक दो जुमलों में हमजा वाली बात पूरी कर लें, क्योंकि अगला पूरा मैंने आपसे समझना है, अगली जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है, वो पूरी आपसे समझनी है कि वो क्या चक्कर है। तो अगर आपने हमजा साहब के बारे में कुछ कहना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमजा साहब जो हैं वो तो ईद के बाद चले जाएंगे जेल में। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, चले जाएंगे, पोले गेंद होंगे वैसे, क्योंकि एसी वगैरह उनके लिए लग गया है, माहौल अच्छा हो गया, रोजे आराम से उन्होंने रख लिए ऑलरेडी। लेकिन सर मुझे किसी दोस्त ने खबर दी है, आपको बता, मुझे किसी दोस्त ने खबर दी है, जो नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो जवाब दिए हुए हैं ना, वो भी बड़े भरे बैठे। अच्छा वो ठीक है साहब, ये जो उनसे पूछा जाता था टिकट कटाओ, लंदन जाओ और जाके वहां जाके पूछो, और ये उनके और टांगों पे टांगे रख के जूता उनके सामने करके अभी तो उनके लिए एसी लग गया, उनको भी बड़ा चढ़ा होगा। नैब वाले भी गुस्से में है, लेकिन हमजा बड़े नाजुक मिजाज है। मुझे एक दोस्त ने बड़ी पक्की खबर दी है, वो तो बेचारे इस तरह जिस बच्चा होता है ना, रेसलर्स की बात कर रहे हैं WWF में। अच्छा वो रेसलर आपको पसंद है, वो कैसा यार, उसको देखा, वो बटिस्टा को देखा, वो तो बड़े नाजुक मिजाज से हैं। इसी वजह से उनके मिजाज को मद्देनजर रखते हुए एसी लगा दिया नैब। चलो अच्छी बात। अच्छा मरियम साहिबा के वाले सिर्फ छोटी सी खबर कि जेल के अंदर अगली खबर बड़ी है। 8 बजे जो तारीख इज्तिमा इकट्ठा करने का, इवेंट क्रिएट करने का मकसद है कि हम लोग चंद इकट्ठे हों और मरियम साहब तारीखी खिताब करें। वो पहले सारा वो पहले भी उन्होंने किया था, वो ट्रेन इसके अलावा नहीं पहले नमाज पढ़नी है सर, और उसके बाद इवेंट भी होगा ना, हल्का सा खिताब भी होगा। नहीं ओवरऑल मुझे लग रहा है ये दोनों सीनियर साफी इस बात पर किसी, अगर ज़ाहिर अपनी अपनी राय मुत्तफिक नहीं है कि कोई मुश्किल लग रहा है कोई तहरीक नुमा कोई चीज़ बन सके। अच्छा जी, एक आखिरी खबर आज हम जो डिस्कस करनी है वो है मुराद अली शाह साहब जो इस वक्त वज़ीर आला सिंध है माशाल्लाह, और कायम अली शाह साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं, बड़े मशहूर हैं दोनों। उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मिल गए हैं और नैब ने अब ये कहा है, या ये कि जी चेयरमैन नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने की मंजूरी भी दे दी है, और इस मामले में भी गिरफ्तारियों का इम्कान है, यानी मौजूदा और साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी का इम्कान है। यहाँ तो हमजा की बात हो रही थी, जरदारी साहब की बात हो रही थी, ये दो नाम और आ गए। लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दें, मेरे पास 2-3 मिनट बाकी हैं, कि ये ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलना, इसकी क्या अहमियत है? देखिए उसामा साहब, नैब का प्रोसीजर होता है, पहले होता है कंप्लेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद होता है इंक्वायरी के बाद होता है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद होता है रेफरेंस, यानी ये फाइनल स्टेज है, इससे पीछे बैक और नहीं, इससे आगे आपने जाना है। और ये वो बेसिकली 2 इशूज़ थे जो JAD के अंदर हाईलाइट हुए, फेक मनी लॉन्ड्रिंग जो ओमनी ग्रुप था, अनवर मजीद ने इन मिलों के ऊपर, जरदारी साहब की हुकूमत थी, नेशनल बैंक से उनकी ये डिफाल्टर थी, इनके ऊपर टेक ओवर किया गया, वो आर्बिट्रेटर बने। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे सिंध के मुराद अली शाह साहब, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह साहब। इन मिलों को जरदारी साहब की मरकज में हुकूमत थी, इन मिलों को डिफाल्टर थी नेशनल बैंक की, इनको पहले फोर्स डिफाल्ट कराया गया, जिस तरह फवाद वाला प्लाजे का स्कैंडल है JS बैंक वाला। फिर उसके बाद इनको आर्बिट्रेटर अनवर मजीद को मुकर्रर किया गया, मालकों से औने पौने ले ली, उनको डराया धमकाया गया, टेक ओवर कर ली गई। उसके बाद उन्हीं मिलों के ऊपर लोन भी लिए गए, उनको सिक यूनिट शो किया गया, सब्सिडीज ली गई, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया, अरबों रुपए का खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, इख्तियारात के मिसयूज किया गया। ये वो जो 12-16 मिलें थी जो कब्जे हुए थे, जो जुल्फकार मिर्जा ने भी कहा था, ये वो स्कैम है। आपका नैब इस काबिल है कि ये जो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल रहे हैं, इसको ये साबित भी कर सकेंगे? ये तो साबितशुदा चीजें हैं, ये तो बैंक के डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले भी आपने कहते हैं साबित केस है, अभी तक कितना साबित हो गया? इस एक बंदा अंदर नहीं है, इस आज आप केस कह रहे हैं कि हमजा जो है वो गिरफ्तार होगा। इस केस के अंदर मैंने एयरवाई पे प्रोग्राम किया था, 299/16 इस्तिगासा किया अनवर मजीद ने, इसी के ऊपर एयरवाई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है तब से अब तक कुछ नहीं हुआ, उसने एक्विट किया, उस वक्त तो मैच फिक्सिंग थी, यही तो बात किस्मती रोना। ये केस फिर हो जाएगी, ये मुका था जरदारी नवाज शरीफ का, जो निसार साहब कहते थे कि एक अकाउंट से मंजूर। एक और चीज जो है, कायम अली शाह साहब जो है, इनकी एक बेटी और इनके दामाद, वो दोनों ग्रेड 21 में थे। फेडरल गवर्नमेंट ने रिसेंटली उन दोनों को ग्रेड 22 में तरक्की देके बड़ी अच्छी पोस्टिंग भी दे दी हैं। और नैब, ये जो कायम अली शाह साहब जो हैं, ये खुद नैब के चक्कर लगा रहे हैं। और मेरी जो इत्तलात है, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कायम अली शाह साहब वादा माफ गवाही बन जाए। तो क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा उनके इल्जाम ना लगाए, वो वजहदार आदमी है, मेरा नहीं किया सर, मेरी नहीं है, ऐसा मानता नहीं दिल। जरदारी साहब के खिलाफ कौन बन सकता? आप उनकी बेटी और दामाद दोनों को ग्रेड 22 मिला है, आउट ऑफ द वे मिला है,
और दोनों को बड़ी अच्छी पोस्टिंग भी मिली है। पीपल्स पार्टी ने इतनी नवाज बहुत शरीफ की बड़ी बेटी खबर है बाबर एमएनए है साहब, आपकी खबरें सही होती हैं, मैं मानता हूं, मैं कायल हूं इस बात का, मगर ये आपने बड़ी बात कर दी है। अब देखते हैं कायम अली शाह, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वादा माफ गवाह, यानी ऑन पेपर्स बने ना बने अंदर खाते कुछ, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको वो इन्फॉर्मेशन कोई बता रहे हैं, ऐसे नहीं केसेस बन रहे, ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन खरल साहब ऐसे नहीं हो रही, बुजुर्ग ये में भी, लेकिन कोई ना कोई वो फिर बता रहे हैं अगर अंदर। ये इंटरप्रेट कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है उन्हें जान छुड़ाने के लिए थोड़ी बहुत कोई बात इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो। नहीं ताउन कर रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे होंगे, मतलब जो मांगा जा रहा है वो कह रहे होंगे। अगर कहे ना, मेरा ख्याल है वो वजादार आदमी इस लेवल पे नहीं जाएंगे कि वो वादा माफ क्योंकि उनके ऊपर नवाज वही बात होगी, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपने सारी बात मान ली, हकीकत बयान कर दी, इन्वेस्टिगेशन में सारी आपने ताउन कर दिया, तो बाकी क्या बचा फिर? क्योंकि उन्होंने मेरा ख्याल ये कहा है नैब को कि वो जरदारी साहब साईं मुझे कहते थे, तो मैं अच्छा वो कहते थे जिस तरह फवाद फॉर्मली तो वादा माफ गवाह नहीं बने, अच्छा मुझे बताइए, आर चीमा नहीं बने शहबाज शरीफ के खिलाफ, लेकिन उन्होंने सारी बता दी, सिर्फ इतना बता दें, लेकिन सिर्फ इतना कन्फ्रंट बता जब दें, किया ना, ये ओपन एंड शट केस है, यानी ये पक्का, ये नहीं पक्का नहीं, ये लोहे तोड़ केस है, सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड है, ये वो फिर आपके ख्याल से वजीर आला सिंध को कोई पकड़ सकता है, कोई उनको काबू कर सकता है? नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान को पकड़ सकते सर शहबाज शरीफ आज आजाद अदलिया चले पता लग और इमरान खान की पीटीआई हुकूमत लग जाएगा पता, इमरान खान का महीना कह दिया साहब, ये शेख रशीद साहब वाला नहीं होगा, ये ईद के बाद देखिएगा, अगर आसिफ अली जरदारी अरेस्ट हो गए तो फिर उससे बढ़कर तो मुराद अली शाह नहीं है ना। अगर आसिफ अली जरदारी होती, आज बदला पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान, ठीक है, तब्दीली सरकार, ठीक है। एक बात है कि ईद के फौरी बाद जो है बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के बात हैं, ईद के चांद के इम्कानात की तो बात की जाती है, लेकिन ये वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं कि जनाब ईद के बाद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब, मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब, ये सब और भी पता नहीं बहुत बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आपको बाखबर रखेंगे और बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।